Hi everyone, welcome back to the channel of B2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So आज बेटा हम करने वाले हैं हमारे रासायनिक समन्वय एवं एकीकरण का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। और आज के लेक्चर में हम सीखने वाले हैं थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड के बारे में सारा कुछ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे टॉपिक के साथ। और इसमें हम सारी चीज़ें जो हमको कन्फ्यूज़ कर सकते हैं उसको एक टेबल के फॉर्म में याद करेंगे। राइट, चलिए सबसे पहले आपको बताती हूँ बेटा थायराइड ग्लैंड। सबसे पहले हम करते हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं हमारे शरीर के अंतःस्रावी तंत्र में जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं उसमें से एक और ग्रंथि के बारे में जो है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, सबसे पहले बेटा एनसीईआरटी कहती है कि ये जो थायराइड ग्रंथि है, ये जो थायराइड ग्रंथि है, मैं इसका नाम हिंदी में भी लिख देती हूँ बेटा, थायराइड ग्रंथि के बारे में पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है बेटा कि ये जो थायराइड ग्रंथि है ये पालीनुमा संरचना है। ठीक है, आप समझते ही हो कि किसी भी एक संरचना में एक से ज़्यादा पालियाँ हो सकती हैं। संरचना एक होती है पर पालियाँ दो होती हैं इसकी, तो पालीनुमा संरचना होगी। तो तुमने पूछा मैम कितनी पालियाँ हैं, तो बेटा ये द्विपालीय संरचना है। कैसी संरचना है? द्विपालीय संरचना है, मतलब बेटा इसमें दो पालियाँ होती हैं और इस कारण से इसका आकार देखो, दो पाली हैं, एक ये पाली है और दूसरी ये पाली है। पर इसका मतलब ये नहीं बोलोगे दो थायराइड ग्रंथि, थायराइड तो एक ही है पर इसकी दो पाली है जो आपस में देखो ऐसे जुड़ी हुई हैं। और इसीलिए देखो ये तितली जैसी दिखाई दे रही है। इसका आकार कैसा होता है? तितली का आकार हो जाता है, बटरफ्लाई शेप्ड हो जाती है। तितली का आकार हो जाता है इसका, इसकी शेप बटरफ्लाई शेप हो जाती है। ठीक है, अब तुमने पूछा मैम शरीर में ये ग्रंथि रखी कहाँ पर हुई है? बेटा ये ग्रंथि रखी हुई है ट्रैकिया के जस्ट ऊपर। ये देखो ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया मतलब आपका श्वास नाल, आपका श्वास नाल, आपके श्वास नाल के ऊपर रखी हुई है। यानी ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है श्वास नाल के ऊपर। ठीक है, श्वास नाल के प्रारंभ पर। ठीक है, क्योंकि बेटा श्वास नल जहाँ खत्म होकर विभाजित होता है ना दो श्वसनी में, वहाँ थाइमस होता है और श्वास नल जहाँ शुरू होता है वहाँ थायराइड होता है। हम बाद में पढ़ेंगे कि थाइमस आपका ये जो श्वास नाल होता है ऐसे सीधा एक नली प्रेजेंट होती है, ऊपर थायराइड होता है और नीचे यहाँ पर थाइमस ग्रंथि होती है जो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं करना है। जहाँ पर श्वास नाल दो में विभाजित होता है वहाँ पर तो थाइमस ग्रंथि होती है और ये ऊपर क्या है, उसके स्टार्टिंग पर क्या है? थायराइड ग्रंथि है। ठीक है, अब ये जो थायराइड ग्रंथि है श्वासनाल की प्रारंभिक स्थिति पर रखी हुई है। अब होता क्या है बेटा, देखो ये तुमको रिंग्स दिखाई दे रही है, ये ट्रैकियल रिंग्स हैं। याद करो ट्रैकियल रिंग्स हमने पढ़ा हुआ है। ट्रैकिया पे ऐसे ट्रैकियल रिंग्स चढ़ी हुई होती हैं, छल्ले छड़े होते हैं ट्रैकियल छल्ले। और ट्रैकियल छल्ले किसके बने होते हैं? याद कर लो, फटाफट से रिवाइज करो। ट्रैकियल छल्ले बने होते हैं काचाब उपास्थि के, है ना। तो ये छल्ले याद करो तुमको कब दिखते हैं? आगे से दिखते हैं, अधर भाग से। पृष्ठ में तो ये होते ही नहीं है। यानी कि ये जो तुम देख रहे हो ना व्यू, ये कौन सा व्यू है? अधर व्यू है। तुम अधर की तरफ से देख रहे हो। यानी ये जो दो पालियां हैं, तुम बोलोगे मैम हम इसके बारे में इतना क्यों पढ़े? देखो थायराइड की ये जो दो पालियां आपस में जुड़ी हुई है ना बेटा, थायराइड की ये दो पालियां आपस में ये जो जुड़ी हुई है ये अधर भाग में जुड़ी हुई है, ना कि पृष्ठ भाग में। अगर तुम इसी का पृष्ठ भाग देखोगे ना तो ऐसे होता है, ये यहाँ से ट्रैकिया है और ये देखो पृष्ठ में जुड़ी हुई नहीं है। ऐसे दो पालियां हैं, ऐसे दो पालियां हैं। किसी मान लो ये आपका ट्रैकिया है। ठीक है, अब ट्रैकिया के बगल में मान लो ये एक पाली है, तो पाली तो बेटा इधर से भी दिखेगी और इधर से भी दिखेगी, दोनों साइड से दिखेगी। तो पालियां तो दिख रही हैं पर ये पालियां आपस में जुड़ी कहाँ पर हुई हैं? अधर भाग में। ठीक है, और ये जिससे जुड़ी होती है ना बेटा, ये देखो थायराइड लिखा हुआ है, इसको और इसको थायराइड लिखा हुआ है। इसका मतलब ये नहीं दो थायराइड, थायराइड की दो पालियां हैं। और ये जो बीच में जुड़ा हुआ है ना बेटा, इसको कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं इसको? इस्थमस कहते हैं, इस्थमस। ठीक है, तो थायराइड की दो पालियां आपस में एक संरचना से जुड़ी होती है जिसको इस्थमस कहते हैं। और बेटा आपको क्या याद रखना है कि ये इस्थमस जो संरचना है वो आपको कहाँ मिलेगी? अधर भाग में मिलेगी। अधर में थायराइड की दो पालियों को कौन जोड़ता है? थायराइड की
दो पालियों को अधर में जोड़ता है, ना कि पृष्ठ में, ठीक है, में जोड़ता है इस्थमस। और बेटा एनसीईआरटी और भी कुछ बताती है आपको, एनसीईआरटी की कोई डिटेल नहीं छोड़नी है। ये जो इस्थमस है ये संयोजी ऊतक का बना है, कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का एक पतली सी कनेक्टिव टिश्यू की पल्ला लगा हुआ है बेटा, पल्ली नुमा संरचना है, ठीक है। कोई भी वर्ड आपको नहीं छोड़ना है। कनेक्टिव टिश्यू यानी संयोजी ऊतक की एक पतली पल्ली नुमा संरचना है ये इस्थमस, जो यहाँ पर बीच में लगा हुआ है। ये है बेटा आपका इस्थमस, ठीक है। और ये लिखा हुआ है, आपका लेबल किया हुआ है थायराइड इसको और इसको। इसका मतलब ये नहीं दो थायराइड है, थायराइड की दो पालियां हैं, तो ये दो पालियां दिखा रही है। और इसका आकार कैसा हो गया, बटरफ्लाई शेप हो गया, तितली का आकार हो गया, ठीक है। ये हो गया। अब हमने क्या किया बेटा, इसका एक छोटा सा सेक्शन कट करके देखा। हमने थोड़ा सा थायराइड लिया और हमने इसको ऐसे कट करके देखा इसके अंदर क्या है। तो हमने देखा थायराइड के अंदर दो तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। थायराइड के अंदर दो तरह की चीज़ें। पहला तो थायराइड के अंदर बेटा हमने देखा कि कुछ ऐसी छोटे छोटे पुटक नुमा संरचना है, फूल जैसी संरचना है। इसको कहते हैं बेटा थायराइड पुटक। क्या कहते हैं, थायराइड पुटक। क्योंकि थायराइड के अंदर ये पुटक है तो इनको थायराइड पुटक कह दो, ठीक है। अब पुटक के अंदर कोशिका होगी, ऑफ कोर्स बिल्कुल होगी, है ना। तो पुटक के अंदर ऐसे कोशिकाएं हैं जो इसको स्तरित करती हैं। तो इन कोशिकाओं को क्या कह दोगे, पुटक के अंदर की कोशिकाएं। तो बोल दो थायराइड पुटक के अंदर पुटकीय कोशिकाएं होती हैं, पुटकीय कोशिकाएं होती हैं। और ये जो पुटकीय कोशिकाएं हैं बेटा, ये मैंने तुमको ऊतक में पढ़ाया है, ये सरल घनाकार उपकला होती है। पुटकीय कोशिका कौन सी है, सरल घनाकार कोशिका है या सरल घनाकार उपकला या कोशिका है। और याद करो सरल घनाकार को हमेशा हम और क्या नाम दे सकते हैं, हम इसको कहते हैं बड़ी गोलाकार कोशिकाएं, वृहद गोलाकार कोशिका। क्योंकि घनाकार है तो चारों तरफ से डायमेंशन बराबर होता है और जो कोने होते हैं वो थोड़े सॉफ्टली घूमे हुए होते हैं, तो ऐसा लगता है वृहद गोलाकार कोशिकाएं हैं, ठीक है। अब ये जो पुटकीय कोशिका है ना बेटा, यही पुटकीय कोशिका बनाती हैं थायराइड हॉर्मोन्स। थायराइड हॉर्मोन्स का संश्लेषण और स्त्राव करती हैं, और स्त्राव करके ये थोड़ी देर के लिए इस गुहिका में रख देती हैं। ये देखो बीच बीच में थोड़ी सी गुहिका है, पुटक है, पुटक के चारों तरफ पुटकीय कोशिकाएं हैं और पुटकीय कोशिकाओं के बीच में छोटी सी गुहिका है, मतलब खाली स्थान है जहाँ पर थोड़ी देर के लिए हार्मोन रह सकता है। और जब ज़रूरत पड़ी तो वो स्त्राव होकर कहाँ पर आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा, रुधिर वाहिनी में आ जाएगा। क्योंकि ब्लड का स्त्राव तो हमेशा, हार्मोन का स्त्राव तो हमेशा ब्लड में होता है, तो रुधिर वाहिनी में आ जाएगा। पर आपको ध्यान रखना है बीच में एक गुहिका है और चारों तरफ पुटकीय कोशिकाएं होती हैं। और यही थायराइड पुटक की पुटकीय कोशिकाएं थायराइड हार्मोन्स का संश्लेषण और स्त्राव करती हैं। मतलब थायराइड ग्रंथि में T3 T4 थायराइड हार्मोन बन रहे हैं, पर असल में कहाँ बन रहे हैं, ग्रंथि के अंदर, पुटक के अंदर, ना कि पुटक के बाहर, ठीक। ये थायराइड हार्मोन बेटा दो होते हैं, दो थायराइड हार्मोन होते हैं, एक होता है T3, एक होता है T4, ठीक है। ये 3 और 4 नाम रखा है आयोडीन के लिए। आपको पता है ना खाने में आयोडीन होना कितना ज़रूरी है इन्हीं थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए। T3 की फुल फॉर्म होती है बेटा ट्राई आयोडो, और आगे लगाते हैं थायरोनिन। थायरोनिन मतलब इसमें बेटा ट्राई मतलब 3, क्या लगा हुआ है, आयोडो मतलब आयोडीन, 3 आयोडीन लगा हुआ है, ठीक। और इसमें 4 लगा होता है इसलिए इसको कहते हैं टेट्रा। टेट्रा के आगे क्या लगाते हैं, टेट्रा आयोडो थायरोनिन, टेट्रा आयोडो थायरोनिन। टेट्रा मतलब 4, 4 क्या लगा हुआ है बेटा, आयोडीन लगा हुआ है, ऐसा हार्मोन है ये, ठीक है। ये दोनों ही T3 और T4 क्या होते हैं, आपके थायराइड ग्रंथि के हार्मोन्स होते हैं, जिनको हम थायराइड हार्मोन्स से जानते हैं। ये थायराइड हार्मोन्स का संश्लेषण और स्राव किसने किया है, थायराइड ग्रंथि के अंदर थायराइड पुटक ने किया है, पुटकीय कोशिकाओं ने किया है। क्योंकि बेटा पुटक के बाहर वाली जगह, पुटक के बाहर वाली जगह में भरण ऊतक भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है बेटा, भरण ऊतक भरा हुआ है। पुटक की बाहर वाली जगह में
सारे हम खाली जगह तो कोई छोड़ते नहीं है, वहाँ पर पैकेजिंग कर देते हैं भरण ऊतक से। तो ऑफकोर्स ये कनेक्टिव टिश्यू होगा, भरण का काम हम उससे ही कराते हैं। तो भरण ऊतक हमने वहाँ पे बाहर भर दिया, इसको हम स्ट्रोमा भी कहते हैं, स्ट्रोमल ऊतक या भरण ऊतक। ठीक बेटा, क्या होता है इसके अंदर एक खास कोशिका होती है, भरण ऊतक में एक खास कोशिका होती है, भरण ऊतक के अंदर एक खास कोशिका होती है। देखो पुटक के अंदर नहीं, पुटक के बाहर बना रहे हैं ये खास कोशिका। ठीक है, ये भरण ऊतक के अंदर जो खास कोशिका है स्ट्रोमा के अंदर, इसका नाम है सी कोशिका, सी सेल। क्योंकि ये पुटक के बाहर हम इसको परापुटकीय, परापुटकीय कोशिका भी कहते हैं। मतलब जो पुटक के परिधि में है, पुटक के बाहर है, परापुटकीय कोशिका, नॉट पटकीय, पुटकीय कोशिका। ठीक है, सी कोशिका या परापुटकीय कोशिका कहते हैं, पैराफॉलिकुलर सेल, क्योंकि पुटक के बाहर है। कहाँ पर? भरण ऊतक में। बेटा ये सी कोशिका या परापुटकीय कोशिका भी एक हार्मोन का स्राव करती है। ठीक है, ये भी एक हार्मोन का स्राव करती है जिसको कहते हैं बच्चे कैल्सीटोनिन। क्या कहते हैं? कैल्सीटोनिन। और कैल्सीटोनिन को आप इंग्लिश में शॉर्ट में लिख सकते हैं TCT। ठीक है, क्योंकि बेटा ये कैल्सीटोनिन हार्मोन एक हार्मोन है ये जो सी कोशिका से आया है। क्योंकि ये थायराइड ग्रंथि से आया है इसीलिए हम इसको सिर्फ कैल्सीटोनिन या कैल्सीटोनिन भी कह सकते हैं। आप इसको कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन कह सकते हैं। और थायरोकैल्सीटोनिन को इंग्लिश में आप शॉर्ट में लिख सकते हैं TCH। तो असल में TCT और TCH एक ही बात है। ठीक है, अब देखो फाइनली T3, T4 और कैल्सीटोनिन तीन हार्मोन है जो थायराइड ग्रंथि से आते हैं। थायराइड ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे तीन हार्मोन आते हैं, उसमें से दो तो पुटक के अंदर से आते हैं और एक पुटक के बाहर से आता है। पुटक के अंदर पुटकीय कोशिकाएं होती हैं, वो उसका संश्लेषण और स्राव करती हैं, और पुटक के बाहर इस भरण ऊतक में, स्ट्रोमा में सी कोशिका होती है, वो कैल्सीटोनिन का स्राव करती है। ठीक बेटा, ये जो T4 है, T4 का ही दूसरा नाम भी है थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन। ठीक है, T4 को ही कहते हैं बेटा थायरॉक्सिन। तो आप बोलोगे दो मेन थायराइड हार्मोन्स होते हैं T3 और T4, ट्राई आयोडोथायरोनिन और टेट्रा आयोडोथायरोनिन, या फिर T3 और थायरॉक्सिन। T4 को ही आप थायरॉक्सिन बुला सकते हैं। उसके अलावा भरण ऊतक से भी एक हार्मोन आता है सी सेल से, कैल्सीटोनिन या थायरोकैल्सीटोनिन। अब इनके काम अलग है, इसका काम अलग है, सबके अपने अपने काम है हार्मोन्स के। अब हम काम पे आते हैं कि ये क्या क्या काम करते हैं। ठीक है, चलते हैं कैल्सीटोनिन का फंक्शन लिखते हैं बेटा। ये जो कैल्सीटोनिन होता है ना, ये क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का क्या स्तर है, ब्लड कैल्शियम स्तर का नियमन करता है। आपको तो पता ही है, हम शरीर में हर चीज़ नियमन करते हैं। कितना ग्लूकोज रहेगा, कितना कैल्शियम रहेगा, कितने आयंस रहेंगे, कितना पानी रहेगा, कितना हमारा टेम्परेचर होगा, हम सब चीज़ों को नियमित करते हैं। नियमित करते हैं का मतलब जब वो चीज़ें बढ़ती हैं तो हम उसको कम करते हैं, और कम होती है तो हम उसको बढ़ाते हैं, और एक फिक्स मात्रा पे रखने की ब्लड में कोशिश करते हैं। ठीक वो काम बेटा हम कैल्शियम के लिए भी करते हैं। हम बोलते हैं कि अगर कैल्शियम में एक हमने वैल्यू सेट की है कि इतना कैल्शियम रहेगा ब्लड में, तो उतना ही रहना चाहिए। ठीक है, तो ये उसका नियमन करता है। पर तुम्हें ये नहीं पता ये क्या करता है। अगर कैल्शियम बढ़ गया तो उसको कम करता है, या कम हो गया तो उसको बढ़ाता है। असल में बेटा ये, अगर तुम्हारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो गया तो उसको कम करता है। मतलब मान लो तुम्हारे ब्लड में एक समय में 10 अणु रहने चाहिए कैल्शियम के, मान लो 15 हो गए, तो फटाफट से थायराइड ग्रंथि के भरण ऊतक की सी कोशिका से कैल्सीटोनिन आ जाएगा और उस एक्स्ट्रा 5 अणु को वहां से ब्लड से निकाल देगा। अब निकाल के क्या करे? कहीं तो भरना पड़ेगा बेटा। तो कहाँ भर सकते हैं? तुम ही सोचो। बोन्स के अंदर भर सकता है। कहाँ भर सकता है? बोन्स के अंदर भर सकता है। तो ये अस्थि में ले जाके उसको भर देता है, बोलता है ये एक्स्ट्रा है, मैं ब्लड में रहने ही नहीं दूंगा, उसको ले जाके अस्थि के अंदर भर देगा। अच्छी बात है, हमारी अस्थि स्ट्रांग हो रही है। अस्थि का खनिज लवण बढ़ रहा है कि कम हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है। तो यह अस्थि का खनिजन करता है, अस्थि में खनिज लवण को बढ़ाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ब्लड के कैल्शियम स्तर का नियमन करता है। और दूसरी बात क्या याद रखोगे, कैसे नियमन करता है? ब्लड के कैल्शियम स्तर को
कम करता है, कम करता है। कब आता है ये हार्मोन, ये अलग क्वेश्चन है। जब तुम्हारे ब्लड का कैल्शियम स्तर बढ़ जाएगा तो कौन आएगा, कैल्सिटोनिन आके क्या करेगा, ब्लड के कैल्शियम स्तर को कम करेगा। यानी कि तुम कह सकते हो कि ये निम्न कैल्शियम रक्तता हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को निम्न करता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको और क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइपो। हाइपो मतलब कम, क्या कम बेटा, कैल्शियम कम, तो हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। ये नाम से बिल्कुल घबराना नहीं है, ये हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन इसी का इंग्लिश में नाम है, निम्न कैल्शियम रक्तता हार्मोन, ठीक है। निम्न कैल्शियम रक्तता हार्मोन को ही बस हमने इंग्लिश में क्या कह दिया है, इसको हमने इंग्लिश में कह दिया है हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन। हाइपो मतलब बेटा कम, क्या कम, कैल्शियम कम। ऑफ कोर्स कहाँ पर कम, ब्लड में, तो इसलिए हमने इसको हाइपोकैल्सेमिक हार्मोन कह दिया है, ठीक है। ये तो किसका फंक्शन हो गया, ये फंक्शन हो गया बेटा अपने इसका कैल्सिटोनिन हार्मोन का। और ये क्या करेगा, ब्लड में से कैल्शियम को कम करके कहाँ पर भर देगा, आपके अस्थियों में भर देगा। यानी इसका दूसरा फंक्शन आप क्या याद रख सकते हैं, इसका दूसरा फंक्शन आप याद रख सकते हैं कि ये अस्थि का खनिजन करता है। अस्थि में खनिज लवण भर जाता है, बढ़ाता है, इसलिए अस्थि का खनिजन करता है, ठीक है। अस्थि की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, अस्थि के मास को बढ़ाता है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाता है, उनको और मजबूत बनाता है और उनका खनिजन करता है, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट बेटा इनके फंक्शंस पे। ये जो थायराइड हार्मोन्स हैं T3 और T4, ठीक है, इसके फंक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे करते हैं इसका फंक्शन। इसके अलावा इसका एक और इम्पॉर्टेंट काम होता है बेटा कि कितने जल में कितने वैद्युत अपघट्य होंगे उस नियमन को प्रभावित करता है। और कितने जल में कितने वैद्युत अपघट्य होंगे, यानी कितने पानी में कितना नमक, कितनी शक्कर होगी, इन सब के नियमन को हम क्या कहते हैं, परासरण नियमन। यानी कि हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, परासरण नियमन को प्रभावित करता है, ठीक है। तो ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने किस में याद रखनी है बेटा, ये आपको याद रखनी है थायराइड हार्मोन्स के कार्य में, यानी T3 T4 के कार्य में। ये चारों ही किसके कार्य हैं, ये चारों ही कार्य हैं इस T3 T4 हार्मोन के, ठीक है, जो हमने आगे लिखे हैं। BMR को रेगुलेट करना, उसके अलावा हमने किया है कि RBC को बढ़ाने में मदद करता है, फिर हमने किया है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय का नियमन करता है, और लास्ट हमने क्या किया है, जल और वैद्युत अपघट्यों को नियमन को नियंत्रित करता है। तो ये कुछ फंक्शन इसके हो गए और ये फंक्शन इसका हो गया, ठीक है। तो ये होता है बेटा थायराइड ग्रंथि के बारे में। अभी हम इसके विकार भी पढ़ेंगे 2-5 मिनट बाद, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताती हूँ पैराथायरॉयड, क्योंकि इनकी संरचना एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसके अलावा इन दोनों के कार्य भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो कैसे, ठीक है बेटा। एनसीईआरटी देखो क्या कहती है कि पैराथायरॉयड ग्रंथि के अपने पास 4 गोलाकार उभार होते हैं। कितने, 4 गोलाकार उभार होते हैं, मतलब 2 पेयर्स आप कह सकते हैं और संख्या में 4। और ये कहाँ पर रखे हैं बेटा, ये 4 गोलाकार उभार में से प्रत्येक जोड़ा, मतलब 2 जोड़े हो गए तो 1 जोड़ा कहाँ पर रखा है, थायराइड की पृष्ठ सतह पर। थायराइड की प्रत्येक पाली पर, थायराइड की प्रत्येक पाली पर पृष्ठ सतह पर रखा है, पृष्ठ सतह पर स्थित है, ठीक है। देखो इसको समझते हैं क्या लिखा हुआ है। देखो बेटा, ये हम पृष्ठ सतह देख रहे हैं, ये हम पृष्ठ सतह देख रहे हैं, और ये ट्रैकिया जा रही है, और इसीलिए हमको पृष्ठ सतह, इसीलिए हमको इसमें ट्रैकियल छल्ले नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये लोब्स हैं, ये आगे वाला ही लोब दिखाई दे रहा है हमको थायराइड का, 2 लोब। और इन दोनों लोब में देखो, एक लोब में थायराइड के प्रत्येक पाली, थायराइड के एक पाली में पैराथायरॉयड का 1 जोड़ा है, फिर थायराइड की एक पाली में पैराथायरॉयड का 1 जोड़ा है। तो 4 पैराथायरॉयड होते हैं जो थायराइड के ही पालियों पर पृष्ठ सतह पर रखे हैं, प्रत्येक पाली पर 1 जोड़ा, तो टोटल 2 जोड़े हो गए, ठीक है। अब ये जो पैराथायरॉयड है ये एक हार्मोन निकालता है, और इसके हार्मोन का नाम है बेटा पैराथॉर्मोन। पैराथॉर्मोन,
थायरोमोन इसके हार्मोन का नाम है, और इसको हम शॉर्ट में इंग्लिश में लिख सकते हैं बेटा PTH। ठीक है, इसमें आपको इतना ही याद रखना है। अब आते हैं इसके काम के ऊपर कि पैराथॉर्मोन का काम क्या है। पैराथॉर्मोन ठीक कैल्सिटोनिन की तरह कैल्शियम के नियमन में मदद करता है, यानी ये क्या करता है, ब्लड कैल्शियम स्तर का नियमन करता है, ब्लड कैल्शियम स्तर का नियमन करता है। अब तुम बोलोगे क्या मैम ये भी कैल्सिटोनिन की तरह सेम ब्लड कैल्शियम स्तर को कम करता है? नहीं, ये ब्लड कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, और इसीलिए आप कह सकते हैं कि पैराथॉर्मोन यानी PTH और कैल्सिटोनिन यानी कि TCH थायरोकैल्सिटोनिन एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, एक दूसरे से विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। ठीक है, दोनों ही कैल्शियम का नियमन करते हैं। कैल्शियम के नियमन में तो दोनों को टिक करोगे, लेकिन एक कैल्शियम के स्तर को कम करता है कैल्सिटोनिन और ये कैल्शियम के स्तर को बढ़ाता है, तो दोनों एक दूसरे से विपरीत कार्य करते हैं। ठीक है, तो ब्लड कैल्शियम स्तर को का नियमन कैसे करता है? ये ब्लड कैल्शियम स्तर को बढ़ाकर इंक्रीज करता है, यानी तुम इसको बोलोगे बेटा हाइपर कैल्समिक हार्मोन। हाइपर मतलब इंक्रीज करना, बढ़ाना। क्या बढ़ाना? कैल्शियम बढ़ाना। कहाँ पर? ब्लड में। ब्लड के ही रिलेशन में हम हाइपो और हाइपर, अति या अल्प वर्ड का यूज करते हैं, और बाकी और आप इसको क्या कह सकते हैं? ब्लड कैल्शियम स्तर को बढ़ाता है, यानी ये अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है। अब जैसे उसने कम किया था, ये बोलता है कि अगर 10 अणु नहीं है तो मैं कहीं से भी चुरा के ले आऊंगा। अब ये कहाँ से चुरा के लाएगा? आपके अस्थियों में कैल्शियम है, वहां से चुरा के ले आएगा। इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके बाद आपकी अस्थियां कमजोर हो सकती हैं, उसका खनिज लवण कम हो सकता है, इसको बस अपना नियमन करने से मतलब है। तो ये कैसे कैसे नियमन करेगा? ब्लड का कैल्शियम का स्तर जरूरत पड़ने पे कैसे बढ़ाएगा? आपके शरीर में अगर कैल्शियम का स्तर कम हो गया तो कौन भाग के आएगा? पैराथॉर्मोन, और उसको बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा? अस्थि में से चुरा लेगा। तो ये क्या करेगा? अस्थि का अवशोषण करेगा, अवशोषण करेगा, यानी कि अस्थि का विखनिजन करेगा। खनिजन नहीं, विखनिजन करेगा। ठीक है, यानी कि अस्थि का विखंडन करेगा, उसमें से कैल्शियम निकाल के ब्लड में लेके आएगा। और क्या करेगा? इसको अभी भी कैल्शियम की पूर्ति नहीं हुई तो बेटा जो गुच्छीय निस्यंद है, जो कि अब यूरिन बनने वाला है, उसमें से भी कैल्शियम को चुरा के ब्लड में फेंक देगा। ठीक है, यानी कि यूरिन में से, गुच्छीय निस्यंद में से कैल्शियम के पुनः अवशोषण को, वहां पर हम क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण ही तो कहते हैं। पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, प्रेरित करता है। ठीक है, बढ़ाता है, और कैल्शियम ताकि ब्लड में आ जाए। और तो और क्या करता है? अपाचित भोजन नहीं, पाचित भोजन, जो खाना हमने खाया उसमें जो भोजन पाचित हुआ उसमें से भी बोलते हैं ब्लड में ऑलरेडी कम है, तो कैल्शियम का अवशोषण बढ़ा देता है। वहां तुम पुनः वर्ड का इस्तेमाल नहीं करोगे, क्योंकि वो तो हमने खाना खाया, पहली बार पाचित हुआ है, पहली बार ब्लड में आएगा, तो पुनः दोबारा अवशोषण नहीं हो रहा है, पहली बार अवशोषण हो रहा है। तो पाचित भोजन से, पाचित भोजन से कैल्शियम का, यहाँ पे पुनः नहीं लगाओगे, यूरिन में तो पुनः लगाते हो क्योंकि ब्लड से ही गया था, हम दोबारा अवशोषण करा रहे हैं। यहाँ पर क्या बोलोगे? कैल्शियम का अवशोषण बढ़ाता है, या कह लो उसको प्रेरित करता है। ठीक है, तो ये तीन चीजें करके ये क्या करेगा? अस्थि का अवशोषण करेगा, विखनिजन करेगा या विखंडन करेगा, और ब्लड के कैल्शियम को बढ़ाएगा, यूरिन में से पुनः अवशोषण बढ़ा लेगा, पाचित भोजन में से अवशोषण बढ़ा लेगा, और ब्लड के कैल्शियम को बढ़ा देगा। तो ये ठीक इससे विपरीत दिशा में काम करता है TCH से। इसका ठीक उल्टा था TCH में बेटा। TCH कम करता था, आपके अस्थि का खनिजन करता था, ये अस्थि का विखनिजन करता है। ठीक है, आप एक साथ अपनी कॉपी पे इसको टेबल बना के लाइन खींच के बीच में इन दोनों के बारे में भी लिख सकते थे ताकि आपको डिफरेंस क्लियर हो। ये तो हुआ थायराइड और पैराथायराइड हार्मोन्स के बारे में, ग्लैंड्स के बारे में। अभी थायराइड हार्मोन के इसी T3 और T4 के कम या ज्यादा होने से क्या क्या विकार हो सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड में हम वो शुरू करेंगे कि हमें कौन कौन से विकार पड़ने हैं थायराइड में। ठीक है।